नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे सबसे बड़ा बात था कि सरसंघचालक ने आज फिर एक बात दोहराया कि भारत में रहने वाले सभी भारतीय का डीएनए एक है। पूजा पद्धति चाहे आपकी जैसी हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा आज ये था। उससे भी बड़ा मुद्दा था कि कल से आज तक योगी आदित्यनाथ वापस फुल फॉर्म में आ गए मीडिया पर उनको 2 दिनों में उतनी कवरेज मिली जितने वो शुरुआत के दिनों में उनको मिले थे। जब योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था तो मीडिया में वो कब नहा रहे हैं, कब खा रहे हैं, नाश्ते में उन्हें कितना उबला हुआ आलू लिया और सेंधा नमक लिया कि काला नमक लिया, ये हम सब जान गए थे। बीच में क्या हुआ ये तो मीडिया वाले बताएं। योगी आदित्यनाथ मीडिया से गायब हो गए थे, लेकिन पुनः मीडिया में वो उसी तरह से छा गए। अब की बार तो उससे भी ज़्यादा जोर शोर से, मतलब सीधा साक्षात्कार दिए हैं करीब करीब सभी समाचार चैनलों पर। मैं जितनी समाचार चैनल देखता हूँ वो सभी समाचारों पर योगी आदित्यनाथ का साक्षात्कार कल से आज तक आया है। मतलब योगी आदित्यनाथ पुनः फुल फॉर्म में मीडिया के माध्यम से आ गए हैं। समाचार ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन मैंने सोचा कि ये कहूँ या ओवैसी का ये कहना कि मैं योगी को आने नहीं दूंगा, उस पर योगी जी का जवाब कि ये हम इसको चैलेंज के रूप में लेते हैं, ये सब हम सामाजिक लोगों के लिए एक मुद्दा था जिस पर चर्चा किया जा सकता था और ये उचित मुद्दा भी था। लेकिन मैंने सोचा कि आज एक मुद्दा लीक से हट के बात करें। आमतौर पर समाचार चैनलों पर इस विषय पर कोई डिबेट नहीं होता। मैं भी बहुत सारे समाचार चैनलों पर आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैंने भी कभी पूछा कि भाई इस तरह के कोई डिबेट्स होता है, तो बोला नहीं, इस तरह के डिबेट नहीं होता। हम तो वही डिबेट करते हैं जो हमको डिबेट करने में आसानी होती है, सुविधा होती है, कोई नुकसान नहीं होता। आप जो बात कर रहे हैं उससे हमको नुकसान होगा क्योंकि ये सरकार का अपमान होगा। मित्रों, हम तो बैठे हैं इसी बात के लिए कि हमारा अपना आम जन का नुकसान ना हो, आम जन अपमानित ना हो, सरकार की चाहे छवि बने या बिगड़े, क्योंकि मैं कोई सरकार की छवि बनाने बिगाड़ने के लिए तो बैठा नहीं हूँ। तो आज बात करते हैं आम जन के मन में सरकार के प्रति उदासीनता और सरकारी कर्मचारियों के प्रति खौफ, गुस्सा, डर और अनिच्छा। एक और अनफॉर्चुनेट है कि नौकरी हर आदमी को सरकारी ही चाहिए। मैं भी अपने बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। मेरे भी पहली प्राथमिकता गवर्नमेंट सर्वेंट ही है। मैं भी कह रहा हूँ कि यार कोई सरकारी नौकरी वाला हो तो बताओ। मेरे मन में सरकारी नौकरी की लालसा, लालच है, लेकिन उन कर्मचारियों का आम जन में क्या भरोसा है, आम जन में कैसा छवि है, आज चर्चा उसी पर होगी। कोशिश करूंगा आधे घंटे में समेटूं। आधे घंटे में तो ये समेटा नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास करूंगा कि मैं आपको आधे घंटे के अंदर अपनी बात रखने का प्रयास करूं और उम्मीद करूं कि आप इस पर अपना आशीर्वाद दें। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मित्रों, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला। साल होगा कोई 80, 81, 82, साल 1980, 81, 82 या उससे भी पहले, क्योंकि 84, 85 के बाद तो हम लोग छोड़ करके बाहर ही आ गए थे, कभी पढ़ने के लिए, कभी रहने के लिए। उसके बाद 90 से तो दिल्ली में रह गए, लेकिन 82, 83 तक मुझे याद है कि मैं अपने गांव में बलिया में रहा हूँ। हमारे बैरिया सिवन टोला मार्ग पर एक वो काली वाली 3 व्हीलर चलती थी, हाथी की सूंड की तरफ से। बलिया में, छपरा में, गाजीपुर में, हाजीपुर में, आजमगढ़ में मैं कहीं वो गाड़ी नहीं देखा। हाँ, मैं जब दिल्ली में आया तो देखा दिल्ली में बहुत सारी गाड़ियाँ पुराने दिल्ली में माल ढोने के काम में वो आती थी। एक गाड़ी हमारे यहाँ के गिरी जी थे, वो उस गाड़ी को लाए थे और बैरिया सिवन टोला पर वो चलती थी, सवारी ढोने का काम था। उस एक गाड़ी से देखा कि अब 3-4-5 महीने के बाद वो एक एम्बेसडर गाड़ी ले आए, फिर एक मिनी बस मेटाडोर ले आए। मतलब अजीब अजीब तरह की गाड़ी वो ले आते थे। फिर 2-2 मेटाडोर आ गया,
एक मिनी बस आ गया। मतलब एक वो हाथी सूढ़ वाले गाड़ी से 5-6 गाड़ी हो गया। मतलब ट्रांसपोर्ट में उनका बड़ा, गिरी का ट्रांसपोर्ट बड़ा काम हो गया। मतलब बैरिया बलिया मार्ग, फिर बैरिया लालगंज, फिर बैरिया रेवती, मतलब बैरिया से चारों तरफ अब उन्हीं की गाड़ी चलती थी, ये छोटी छोटी गाड़ियाँ। फिर थोड़ा बड़ा हम लोग हुए, मतलब थोड़ी सी बलिया वलिया जाने की ज़रूरत पड़ी। आमतौर पर हम लोग ट्रेन से ही जाते थे, लेकिन अगर कभी ट्रेन छूट जाए या ट्रेनों का कोई ठीक नहीं होता था आना जाना, मर्जी की गाड़ियाँ थीं, और बलिया परीक्षा देने जाना है या कोई ज़रूरी काम है तो आदमी बस पकड़ लेता था कि लेट सेट बस तो पहुंचा ही देगी। तो पाठक ट्रांसपोर्ट का बस चलता था, एक बस था उनके पास। बाद में उस एक बस से 5-10 बस हो गया। अब आते हैं दिल्ली। तब तक मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली में हमारे बदरपुर से जैतपुर से नेहरू प्लेस का चार्टर्ड बसें चला करती थी। 5 रुपया किराया था उसका। आप ओखला उतरिए, फेस 1 उतरिए, फेस 2 उतरिए, सीधा नेहरू प्लेस जाइए। सवेरे 7 बजे से वो 9 बजे तक चार्टर्ड बसें चलती थी, और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक वहाँ से आती थी। मतलब ऑफिस वाले लोग ही उसमें सफ़र करते थे। हम लोग भी उसमें यात्रा किए हैं। मैं ओखला में था तो उस बसों में यात्रा किया है। सबसे बड़ी बात थी कि उस बस में जो कंडक्टर थे, जो पैसा वसूलने वाले काम करते थे, उन्होंने ना कभी किसी को गाली दी, ना बदतमीजी की, ना मिसबिहेव किया है। आज पैसा नहीं है, चेंज नहीं है, तो आप कल भी दे दीजिए। जो पहला बस मालिक था उसने 2 बस लिया, 3 बस लिया, 4 बस लिया, 5 बस लिया, और अब बसों का कारवा उसके पास है। उसके पैरेलल में मैं देखा कि डीटीसी की जो बसें थी, और कभी 500, 1000, 2000 बसें थी। अब उनके बाद 5-10 बसें रह गई, और वो भी रह गई तो वो प्राइवेट बसों के पीछे पीछे एस्कॉर्ट करते हुए जाते थे। मतलब आगे प्राइवेट बस सवारी उठाते हुए जाती थी और पीछे बस खाली जाती थी। बस में बैठना भी हम लोगों ने बहुत दिन पहले छोड़ दिया है। मैं 90 में आया था, तो कोई साल 6 महीना बस में बैठा, और सब आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा, मेरे माता पिता की आशीर्वाद से हम लोग अपना स्कूटर ले लिए थे, मोटरसाइकिल ले लिए। अब तो खैर स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार तीनों है। ये सब आप सबके आशीर्वाद, मेरे माता पिता के आशीर्वाद, आपके दुआओं से है। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। तो मैं एक बार एक कंडक्टर से पूछा कि भाई, ये बसें तुम्हारा ओवरटेक क्यों नहीं करती? तुम ओवरटेक कर दिए 2 बसों का। तो बोला काहे ना करेगी, 20 रुपया दे रहा है। मतलब यार आपको आराम से समझाता हूँ, तो ऐसे बोलते हैं तो कैसे ना करने देगी ओवरटेक? 20 रुपया देते हैं। ये 20 रुपया तब की बात है जब डीटीसी का हाईएस्ट किराया 1.5 रुपया होता था। चाहे आपको लाजपत नगर से शादीपुर डिपो जाना हो, या बदरपुर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि 438, 451, 460 यही बसें तब थीं, और 1.5 रुपया हाईएस्ट किराया था। 50 पैसा, 1 रुपया और 1.5 रुपया। 1.5 रुपया के बाद का किराया का मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि तब हम लोग अपने साधन से चलने लगे थे। मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो आप समझिए कि आज मेरे ख्याल से 10 या 15 रुपया किराया है हाईएस्ट, और एवरेज सोच लीजिए, अगर 20 रुपया वाला आज 200 रुपया हो गया होगा। अगर 1 रुपया का 10 रुपया हो गया है, तो उसी हिसाब से 200 रुपया हो गया होगा। मैं बात करता हूँ सरकारी उपक्रम के जगह कंपनियों की। आप लोगों ने सुना होगा कि धीरू भाई अंबानी, आजकल अडानी अंबानी के बाद तो कंपनी का चर्चा ही खत्म नहीं हो सकता ना। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे। आज वो भारत नहीं, दुनिया का सबसे बड़े पेट्रोलियम कंपनी का मालिक है। रिलायंस पॉलिस्टर, रिलायंस पॉली, रिलायंस केमिकल, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, इस सब का चेन है उनके पास। मैं ओखला में मैनेजर था एक कंपनी में। जिस वक्त मैं मैनेजर का पोस्ट उसमें ज्वाइन किया था, उसकी 6 ब्रांचेज ओखला में थी, 2 फ्रांस में थी, लंदन में थी, श्रीलंका में थी। आज उस कंपनी का फ्रांस में 15-20 ब्रांच है, बांग्लादेश में 30-40 ब्रांच है, भारत में 5-6 ब्रांच रह गई है, क्योंकि वो भारत से बिजनेस समेट रहे हैं। मित्रों, ये सब उदाहरण देने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी कि आप सरकारी कर्मचारी अगर हैं तो एक अधिकार है आपको कि आप काम नहीं करेंगे। एक अधिकार है आपको। मैं आपको फर्क बता रहा हूं। मैं
2005 में या 2005 में ही शायद पहली बार पासपोर्ट बनवाया था, क्योंकि पार्लियामेंट की एक कमेटी जा रही थी साउथ अफ्रीका टूर पर और किसी वजह से जुगाड़ लग गया था कि मैं भी जाऊंगा, तो हुआ कि पासपोर्ट बनवा लिया जाए। मैं पासपोर्ट बनवा लिया। हमारे एक मित्र हैं, वो उन्हें ऐसा लगा जैसे मैं अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया हूँ। इतना आश्चर्य में पड़े, बोले मैं साल भर से पासपोर्ट अप्लाई करके बैठा हुआ हूँ, 20 बार वेरिफिकेशन आ गई, हो नहीं रहा, तेरा बड़ा आसान हो गया। मैं बोला भाई मैं तो अपने सप्लाई नहीं किया था, मेरे को तो एक सांसद महोदय है, मैं नाम नहीं रखूँगा उनका, उनके साथ ही अप्लाई किया था। उन लोगों का भी था, हमारा भी था, तो उसी लपेटे में मेरा भी आ गया। अब मुझे रिन्यूअल की जरूरत पड़ी दोबारा से, क्योंकि 15 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। मैं जब रिन्यूअल के लिए गया तब अब वो टाटा शायद ले लिया या कोई प्राइवेट कंपनी ने उसको ले लिया है। मुझे ऑनलाइन पेमेंट भर दिया 1500 रुपया, अपॉइंटमेंट का टाइम भर दिया, ITO पर मैंने लिया क्योंकि मेरा नज़दीक बड़ा सीध है। मैं ITO पर गया, कागज़ वागज चेक किया, एक प्रॉब्लम आ गई थी। उसी ने सजेस्ट किया कि आप बाहर निकलिए, एफिडेविट बना लीजिए। और सजेस्ट की थी कि मेरा नाम पहले राकेश सिंह ही था, मेरा सर्टिफिकेट का नाम राकेश सिंह ही था। अब वो हुआ क्या कि ये कहानी है, वो लंबा करने की जरूरत नहीं है। असल में क्या था कि मेरा ना जब तनख्वाह लगा मैनेजर के रूप में, तो सैलरी TDS इनकम टैक्स के स्लैब में आता था, मतलब मेरा सैलरी टैक्सेबल था। तो मेरा फिनांस वाला आया, बोला सर आपका TDS नंबर पैन कार्ड बताइए। मैं बोला ये क्या होता है? बोला सर आपका TDS बनता है। मैं बोला पुरानी कंपनी तो नहीं काटती थी। बोला सर वो पुरानी कंपनी आपको आधा चेक आधा कैश देती थी। कहा, मैं बोला हाँ कुछ कैश भी देते थे, कुछ चेक भी देते थे। बोला सर इसीलिए नहीं कटता होगा, यहाँ आपका सैलरी चेक से ही बहुत ज़्यादा है, कैश वाला तो उसमें काउंट ही नहीं है, चेक से इतना ज़्यादा है कि आपको आपका TDS बनेगा। मैं बोला कितना बनेगा? सर वो 30-40 हज़ार रुपये के करीब TDS कर जाएगा। मैं बोला 30-40 रुपये मेरे तनख्वाह में से कम हो गया। नहीं वो आप पैन कार्ड दे दीजिए, मैं रिटर्न कर दूँगा। तो मैं बोला पैन कार्ड तो मेरे पास है नहीं भाई। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। तो वो एक कागज़ दिया मेरे को, फॉर्म था इनकम टैक्स। बोला सर साइन कर दीजिए। मैं साइन कर दिया। मेरे असिस्टेंट को बोला, चूँकि मैं वहाँ पर्सनल मैनेजर था, कि सर का अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्म दे दे। तो उसमें मेरे पिताजी का नाम था, डेट ऑफ बर्थ था। चूँकि मैं परमार साहब ही कहलाता था, तो उसने मेरा नाम राकेश सिंह परमार लेके पैन कार्ड बनवा दिया। अब मेरे पास सरकारी डॉक्यूमेंट एक दिल्ली में पहला जो बना था वो पैन कार्ड ही बना था, क्योंकि राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये सब मेरा बहुत बाद में बना। वो मैंने जिद पकड़ा था कि जब तक मेरा अपना घर नहीं होगा तब तक मैं नहीं बनवाऊंगा। जब मैंने ज़मीन लिया तो हुआ कि भाई आपके रजिस्ट्री के लिए कोई आई कार्ड है? मैं बोला हाँ मेरे पास पैन कार्ड है। बोला पैन कार्ड दे दीजिए। उसमें परमार था, तो प्रॉपर्टी का पेपर परमार के नाम से हो गया, लाइसेंस हो गया, सब परमार हो गया। पासपोर्ट वाला बोला मैं पुराना पासपोर्ट था आपका राकेश सिंह के नाम से, अब आप परमार नाम के डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, आपका एड्रेस भी चेंज है, तो आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। मैं बोला ये तो मैं ही दिन भर करता हूँ, मुझे मालूम है एफिडेविट कराऊंगा, मैं घर में जाकर बना लूँगा अगले दिन। बोला अगले दिन क्यों जाके जाइए ना, 50 रुपया लेगा भाई। तो मैं जोड़ा कि यार इससे तो ज़्यादा मेरा तेल लग जाएगा। खैर मैं आया, इत्तेफाक की बात है कि एफिडेविट बनाने वाला कहता कैसे परमार कैसे आए हो? मैं यार पासपोर्ट के लिए आया हूँ। अच्छा पासपोर्ट एफिडेविट की जरूरत है? हाँ क्या रिएक्शन है, करेक्शन है? हम लोग अपने टेक्निकल भाषा में बोले। तो मैंने बोला कि एडिशन बना दे। तो उसने एफिडेविट बनाया और 2 बजे के बाद कर दिया। 10 मिनट में वो फोटो खींच करके भेज दिया। बोला जाइए आपका 1 हफ्ते के अंदर पासपोर्ट आ जाएगा। मेरे बच्चों का भी पासपोर्ट अप्लाई होगा, सबका 10-15 दिन के अंदर पासपोर्ट भी ना बताइए, 1 दिन गए और उसी दिन होकर करके सब आ गया। क्यों? क्योंकि अब पासपोर्ट बनाने का काम ना प्राइवेट में हो गया है। मुझे पहली बार याद है एक कंपनी में मैं नौकरी किया तो उसने मेरे को चेक दे दिया। मैं बोले यार मेरा तो बैंक में खाता ही नहीं है। बोला मिस्टर परमार यहाँ तो चेक ही मिलती है, आप खाता खुलवा लीजिए। मुझे पैसे की बड़ी जल्दी थी। मैं बोला यार मेरे को पैसे की ज़रूरत है, एक काम करो कुछ कैश कर दो। बोला सर एक काम करते हैं ना, आपको वेरियर चेक दे देते हैं। मैं बोला जी वेरियर चेक तेरा ब्रांच कहाँ है? तो कनाड प्लेस में।
मैं बोला मैं कनाट प्लेस में पैसा लेने जाऊँ ओखला से? बोला सर प्लीज़ सर, अब हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो मैं तो अपने बदरपुर वाले ब्रांच में ड्राफ्ट बनवाने जाता था घर पैसा भेजने के लिए, तो सवेरे से जाता था और अगले दिन मिलता था, या उस दिन मिलता, कई बार तीसरे दिन भी ड्राफ्ट मिलता था। तो मेरे को तो वो आदत था, कई बार मैं चेक बनाने के लिए गया हूँ तो शाम तक तो मिलता ही मिलता था। तो मैं अब मान के चला कि ये दिन भर का कार्यक्रम हो गया। मैं 8 बजे वाली बस पकड़ा, सीधे कनाट प्लेस पहुँचा 460 से, और शायद बैंक का नाम याद नहीं है लेकिन कनाट प्लेस में था। मैं गया तो एक कूपन दिया, कूपन देकर के बोला कि वो वहाँ पर ना नंबर आएगा डिस्प्ले पर। मैं अब पत्रिका उठा लिया कि डिस्प्ले पर नंबर, और कूपनवा रख दिया। मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे, बोला जी वो 34 नंबर आपका है? हाँ आपका नंबर आ गया, अभी तो आया। हाँ आ गया। मैं अभी कभी उधर देखूं फिर अपना देखूं, मैं बोला हमारा ही है ना, डरते डरते गया। मैं बोला 34 नंबर, हाँ ये लीजिए। उन्होंने खट से मेरे को कैश दे दिया। अब मैं बड़ा चिंता में पड़ गया, बोला मिनट नहीं हुआ अभी उसको चेक दिया, उसने मेरे को कूपन दी और अभी इधर घंटी बज गया। ये क्या हुआ? हमारा देश बदल गया या कोई बैंक बदल गया, बिहेवियर बदल गया, क्या हुआ? मैं गया उस मैनेजर के पास, सीधे चला गया। मैं बोला सर एक बात पूछनी थी। बोला हाँ पूछो। मैं बोला सर मैं बदरपुर ब्रांच में, आप ही के ब्रांच में जाता हूँ तो शाम तक मिलता है। तो हंसने लगा, बोला जाइए। यहाँ मिल गया ना? नहीं सर बताइए। क्योंकि सोशल एक्टिविटी का कीड़ा तो बचपन से है, पढ़ाई के ज़माने से ही। जाइए ना। ना आपको बताना ही पड़ेगा। बोला देखिए 2 बातें, एक तो वहाँ पर ब्रांच में लोड ज़्यादा है, और वहाँ के लोगों में मानसिकता है कि बदरपुर का होगा ना तो जैतपुर मीठापुर या मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, तो वहाँ सब ना लोग बाबू बन जाते हैं। आपने देखा यहाँ पर लोगों का, यहाँ का जो स्टाफ है उसका बातचीत करने का, क्योंकि पार्लियामेंट स्टेट है, यहाँ से सेक्रेटरी आते हैं, मेंबर पार्लियामेंट आते हैं, मंत्री आते हैं, 1 मिनट में हमारी औकात बता देंगे। आपके रहमो करम पर मैं हूँ, आपका एक शिकायती सिग्नेचर मेरा नौकरी छुड़वा देगा। ऑप्शन ही नहीं है, चर्चा नहीं है। लेकिन चूंकि वो बदरपुर वाले को पता है कि ये अनपढ़ लोग हैं, क्या जरूरत है इनको डांटो, ये तो अपना पैसा लेने ऐसे आते हैं जैसे भीख ले रहे हैं, तो इस वजह से होगा। मैं बोला भाई वाह, ये तो आपने बड़ा बढ़िया बात बताया। बोला जी हाँ आप एक बार करके देखिएगा। क्या हुआ कि मैं आया ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट फेज 3 ब्रांच में, स्टेट बैंक में मेरा खाता है, अभी भी है। 4 बजने में 20 मिनट कम था। गार्ड ने बोला कि 4 बज गए जी। मैं 4 तो भी नहीं बजा, 20 मिनट है। बज गया ना, सुनाई नहीं देगा? अच्छा। मेरे को वो आज 15-20 साल पहले की बात याद थी। मैं बोला यार ये, मैं तुरंत मोबाइल में से गूगल में से स्टेट बैंक का कंप्लेंट निकाला, कंप्लेंट में से नंबर निकाला और फ़ोन किया, और मैं बोला कि देखिए मैं आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबसे पहले आप बताइए कि आपकी घड़ी में कितना बज रहा है। तो उसने बोला जी 3:55 हो रहे हैं। मैं बोला अभी 4 नहीं बजा है ना? नहीं। बोला आप ये बार बार 4 नहीं बजा है क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए कि मैं आपके ओखला 3 ब्रांच में हूँ, और गार्ड ने मेरे को गेट पर रोक दिया और ये कहा है कि 4 बज गया। ये बात 10 मिनट पहले से है, 10 मिनट मुझे आपका नंबर ढूंढने में लग गया, और आई वांट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस ब्रांच। बोला जी ठीक है, आपका रिकॉर्ड कर लिया गया, अब आप वापस आ जाइए, आपको कल फ़ोन नंबर आ जाएगा। आप अपना अकाउंट नंबर बता सकते हैं? मैं बोला जी बता सकता हूँ, लेकिन वो मुझे याद नहीं है, मुझे अपने गाड़ी में जाना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में है। मैं तो यहाँ चेक ड्रॉप करने आया था, सिंपल चेक ही देना था और कुछ काम नहीं था मेरा। बोला कि ठीक है जी आप आ जाइए, मेरे को बता दीजिए, मैं होल्ड पे हूँ। फिर मुझे ध्यान है वो चेक के पीछे तो नंबर लिखा ही है, तो मैं कहा कि 1 मिनट, चेक पर तो नंबर लिखा है जी, मैं अभी ये बोल देता हूँ। मैं अपना चेक पर नंबर बोला, अपना नाम बोला। 2 दिन बाद मेरे को मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया कि राकेश सिंह परमार, बड़ा तमीज़ से, हाँ मिस्टर राकेश सिंह परमार बोले? मैं जी ओखला ब्रांच से बोल रहा हूँ। उसने अपना नाम रखा, मैं नहीं बताऊँगा। बोला हाँ बोले सर आपने कंप्लेंट कर? बोला जी बिल्कुल कंप्लेंट किए हैं, आप आइए ना, आप शॉर्ट आउट कर देते हैं। मैं बिल्कुल आ जाता हूँ। मैं गया ओखला ब्रांच में। एक तो बड़ा बढ़िया सा मेरे को पानी पूछा गया, चाय पूछा गया, मैनेजर अपने रूम में बैठाया, बड़ी शालीनता और एक्स्ट्रा तमीज के साथ मेरे से बात हुई।
मैं ही भूल गया कि साला मैं सरकारी बैंक में आया हूँ। और घुमा फिरा के बताया गया कि आपके कंप्लेन करने से क्या होगा। मैं बोला जो कुछ नहीं होगा तो ये तब से आओ भगत मेरी क्यों हो रही है, हम उस पर एक्शन चाहते हैं। तो बोला ये गार्ड मिलिट्री का रिटायर है, मिलिट्री से पेंशन मिलता है, हमारा बैंक इसको तनख्वाह देते, ये क्यों झुकेगा, हम तो नौकरी छोड़ के जाए, मत झुके। और अगर कहीं आप ये दबाव दे रहे हैं कि यहाँ का लोकल है मेरे को गोली मार देगा, तो पहले यही बता दीजिए। ये भी साथ में रिकॉर्ड करके लगा देता हूँ कि जी बर्रा करके ब्रांच में को इंडायरेक्टली धमकाया गया, मतलब कि मैंने कंप्लेंट वापस नहीं, आई वांट टू एक्शन अगेंस्ट देम, एक्शन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, इसलिए कि उसको पता चला कि मेरा एड्रेस बदरपुर का है, तो मैं मजदूर वर्ग का आदमी हूँ, उसके दिमाग से बात हटना चाहिए। बोला हो आपको ईगो की प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल ईगो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मैं जब आपके पार्लियामेंट स्टेट बैंक में गया था तो बड़ी तमीज से मेरे से बात की गई, बड़ी शालीनता से बात की गई, 2 मिनट में काम हुआ। यहाँ वाले आदमी के दिमाग में यह है कि आदमी बदरपुर से आया है तो मजदूर वर्ग का होगा, बदरपुर वाले को क्या इज्जत। मेरे पूरे बदरपुर के लोगों की इज्जत के लिए बात हो रही है और इसको इज्जत देना पड़ेगा। हाँ बात समझ में आ गई, ठीक है जी हम अप्लाई करते हैं, ये वो ऐसा इनका मर्जी नहीं था, असल में क्या हो क्लोजिंग का डेट था। मैं बोला क्लोजिंग डे का टाइम बता दूं कौन सी तारीख होता है? आपको पता है मैं कौन हूँ? पहले आप जानिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन जानिए। आप एक वकील से कानून की बात करते हैं कि क्लोजिंग टाइम कौन होता है? तब बोला अरे यार वकील भी हैं। खैर यही बात हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बदरपुर ब्रांच में। मैं पास पैसा लिया और पासबुक फेंक दिया। मैं बोला अरे भाई पासबुक क्यों फेंका बे? ये बोला कैसे बोल रहा है? मैं बोला यही बोल रहा हूँ, कैसे फेंका? 8 के नकल के पासबुक दे मेरा। बोला हम नहीं देंगे। बोला तेरे पास जा रहा हूँ मैं मैनेजर के पास गया। मैं बोला सुनिए आपके काउंटर नंबर 5 पर खड़े आदमी ने मेरा पासबुक फेंक दिया और ये आप अपना रजिस्टर कंप्लेंट दीजिए, यही बात मैं लिखूंगा, क्या कर लोगे लिख करके? मैं बोला वो लिखने के बाद पता गया टेलीफोन करूँ, करोगे या 1800 पर करूँ मैं फ़ोन, बताओ। वो मैनेजर को लगा कि यार ये बदरपुर से आया है। उस आदमी ने वहाँ लिख दीजिए, मैं दो जल्दी से। जब मैं लिखने के लिए रजिस्टर उसका मांगा तो रजिस्टर नहीं दिया। मैं बोला चलो मैं टेलीफोन करता हूँ। जब मैं टेलीफोन मिलाया, स्पीकर ऑन किया, तभी घंटी बजी तो बोला कि 1 मिनट, फिर काट दिया और बोला अब क्या बात है? मैं बोला सबसे पहले वो पासबुक लेकर के मेरे पास आवे और मेरे से अप्लाई बोले आई एम वेरी सॉरी। बोला वो तो नहीं बोलेगा। मैं बोला तो मैं जा रहा हूँ, अब ये कंप्लेंट बाहर से करूंगा। मैं सोच रहा था कि अब उसके बाद अब आपके नाम का करूंगा और ये कहूंगा कि मैं आपसे कहा हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि एक आम आदमी की पैरवी क्या होती है। मेरा ये कहने का मतलब आपको ये सब स्टोरी और खुद पर भुगता हुआ मैं इसलिए बताया कि आज सरकारी बैंक के जगह लोग प्राइवेट बैंकों में लूट रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक में जा रहे हैं क्योंकि कम से कम कोट टाई लगा करके बड़ा तमीज से वहाँ स्टाफ आपसे बात करता है और प्रतिष्ठा से बड़ा पैसा नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ मुझे प्रतिष्ठा मिली है, 10 रुपया एक्स्ट्रा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं। आज सरकारी बैंकें बंद हो रही हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारी बैंकें एक दूसरे बैंक में मर्ज हुई, बहुत सारी बैंकें मतलब लॉकडाउन हो गई, बहुत सारी बैंकें लॉक होने के कगार पर हैं क्योंकि दिवालिया हो गई। बहुत सारे बैंकों को आरबीआई ने बेल आउट पैकेज दिया कि भाई तुम सरवाइव करो, और वही प्राइवेट बैंकें अपना ब्रांच बढ़ा रही हैं। प्राइवेट बैंक में जाइए तो आपको गेट के अंदर घुसते ही फुल एसी मिलेगा, मिनरल वाटर मिलेगा और सबसे बड़ा बात कि तमीज से बात करने वाला स्टाफ मिलेगा। सरकारी कर्मचारी के प्रति बढ़ती उदासीनता और उनकी बिहेवियर से लोगों के मन में कितना क्षोभ और दुख पैदा किया है, इसका जीता जाता उदाहरण है कि आए दिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों से ही मारपीट होती है। आपने कभी नहीं सुना कि अपोलो के डॉक्टर के साथ तीमारदार की मारपीट, आपने कभी नहीं सुना कि स्कॉट के डॉक्टर, फोर्टिज के डॉक्टर, मेदांता के डॉक्टरों या कर्मचारियों या वहाँ के स्टाफ के साथ तीमारदारों की मारपीट। जबकि आज के तारीख में एम्स से ज़्यादा भीड़ अपोलो और मेदांता और फोर्टिज और स्कॉट में हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपोलो और मेदांता वगैरह में इलाज कराते हैं, नहीं देखते कि वहाँ पर मैं अकेले गया हुआ हूँ और डॉक्टर मेरे लिए बैठा हुआ है। वहाँ भी पैसा दे करके, पेमेंट करके आधा घंटा तक इंतजार करना पड़ता है। तब जब उसका सिक्योरिटी हमको कहता है कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में आइएगा, और हम 11 से 1 जाते हैं तब भी आधा घंटा बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी लोग कहते हैं कि यार 2000 रुपये फीस ही लग रहा है ना,
एक तो एक ही दिन में डॉक्टर आपको सब कुछ सारा टेस्ट फेस्ट लेकर के बता देगा। कोई टेस्ट 2 दिन की होगी, कोई टेस्ट 4 दिन की होगी, आपको 4 दिन के बाद बीमारी का इलाज चालू हो जाएगा। और सरकारी अस्पताल में आपको जान करके आश्चर्य होगा, मैं लेके गया एक आदमी को एम्स में, देश का सबसे बड़ा अस्पताल में, तो बोला कि फलाने नंबर कमरे में ना बीपी नपो आई है। बीपी नापा, मैं बोला कितना है, बोला वो डॉक्टर के पास अगले हफ्ते रिपोर्ट चली जाएगी। मतलब ब्लड प्रेशर वही नापते हुए दिख जाता है कि कितना है, लेकिन वो अगले हफ्ते रिपोर्ट जाएगा कि बीपी कितनी थी। ये सुन के आदमी का बीपी बढ़ जाएगा। एक बीपी अलग कमरे में, बुखार नापना दूसरे कमरे में। अब आप दूसरे कमरे में जाइए, मुंह में लगाया बुखार नापने वाला, उसके बाद बोला कि, मैं बोला कितना फीवर है, नहीं वो रिपोर्ट डॉक्टर के पास चाहिए, कब, अगले हफ्ते। अब आप एम्स में एक दिन बुखार नपवाने जाइए, दूसरे दिन बीपी नपवाने जाइए, उसके बाद अगर कोई टेस्ट लिख दिया तो 1980 में मरीज है, 2080 में आपका नंबर आएगा, तब तक आप मर हो जाएंगे। मुझे याद है जिस आदमी का मैं गया था, उनका कान में कोई बहुत बड़ा बीमारी हो गया था। डॉक्टर कह रहा था कि 6.5 महीने के अंदर अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये चदरा फट जाएगा और ये पूरा हो सकता है खोपड़ी ब्लास्ट कर जाए, मर जाए, जी नहीं सकते, कैंसर भी हो सकता है। मैं बोला तो डेट दे दीजिए, बोला डेट 4 साल के बाद का है। उसके बाद एम्स में, सरकारी अस्पताल में एक और है कि आपको डेट मिला है 8 महीना, 9 महीना, 10 महीने का, उसके बाद आइएगा तो फिर अगला डेट मिल जाएगा, उसके बाद फिर अगला डेट मिल जाएगा। ये कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ। आज इसी वजह से अपोलो अस्पताल चेन्नई के बाद दिल्ली में आया, दिल्ली के बाद 2 आउटलेट दिल्ली में और बनाया। फोर्टिज अस्पताल देख रहे हैं कि 3-3, 4-4 ब्रांच बना लिया। मेदांता अस्पताल मैं समझ रहा हूँ कि 7 स्टार होटल से भी बड़ा है, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है अस्पताल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शालीनता से बात होती है। कोई आज तक किसी समाचार चैनल पर मैंने नहीं सुना कि मेदांता अस्पताल के डॉक्टर और तीमारदारों के बीच मारपीट, क्योंकि ये सरकारी में होता है। सरकारी वाले, आप उदाहरण बताता हूँ, सफदरजंग अस्पताल मैं गया था एक आदमी के साथ, तो मैंने बोला कि इनके लिए इमरजेंसी का पर्ची का मिलेगी 4 नंबर पर। मैं 4 नंबर गया, हाँ यहाँ क्यों आए हो, मैं पर्ची के लिए। किसने बोला? मैंने, उन्होंने बोला। अच्छा, उसको आकर के वो गाली देने लगा कि तूने मेरे पास क्यों भेजा। बोला फिर आया, मैं जाना था, उसी के पास जाइए। फिर वो बोला कि वो नहीं बोला, काम करिए 6 नंबर पर चले जाइए। 6 नंबर मेरे को ऐसे घूरा जैसे मैं को उसको बलात्कार करने के लिए आया हूँ। अब बताइए फ्रस्ट्रेशन होगी कि नहीं? और आप बोल दीजिए डॉक्टर कुल मिल करके आपकी कुटाई करेंगे और साथ में पट्टी बांध लेंगे कि हमारे साथ मारपीट हुई है। वही बात सरकार के हर, आप पीएफ ऑफिस में चले जाइए, ईएसआई ऑफिस में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, पीएफ वाला कहेगा आपका नाम राकेश सिंह परमार। अच्छा, तो सिंह और परमार में स्पेस आपने 2 बार लगा दिया है, हाँ अब आपका पीएफ नहीं निकलेगा। मैं बोला सर मैं तो 2 बार लगा नहीं, 2 बार लगा हुआ है। मैं बोला सर वो तो जो स्टाफ लिखा होगा, हाँ तो उससे जाकर मिलो। ये तब है जब आप 4 चक्कर लगाएंगे पीएफ ऑफिस में, सर मैंने पीएफ का फार्म भरा था, मेरा फार्म पीएफ नहीं आया। तो पीएफ नहीं आया, हाँ आपकी कंपनी जमा नहीं किया। अब आप कंपनी में गाली गलौज कीजिए, मार पिटाई कीजिए, फिर कंपनी वाला आपको पर्ची देगा, देखिए सारा पैसा तेरा जमा है। अच्छा जमा है, अब दोबारा आएगा जी वो तो जमा ये दिखा रहे हैं। अच्छा हाँ, तो वो 6 नंबर पर जाओ। 6 नंबर वाला बोलेगा कि पीआरओ, सब बात पीआरओ बोलेगा अभी समय नहीं है, लंच का ब्रेक हो गया। अब आप 15-20 चक्कर और 5-6 हज़ार रुपये खर्चा करके जाएंगे, 2,500 रुपये आपका पीएफ मिलने वाला है। आप इतना कुछ खर्चा करके जाइए, उसके बाद वो बताएगा कि आपके नाम में ना राकेश सिंह परमार के बीच में 2 बार स्पेस आ गया, होना एक ही बार चाहिए था, आपके आधार कार्ड में एक ही बार स्पेस है। अब ये बताइए कि मैं अनपढ़ आदमी, मुझे स्पेस का क्या ज्ञान कि राकेश सिंह परमार में स्पेस कितना होता है। आज तो मुझे तो पता नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। मैं बोला सर स्पेस क्या होता है, ये जाके आधार वाले से पूछ। अब मैं समझूंगा कि कोई बड़ा ही केस हो गया है स्पेस। अब मैं जाऊंगा आधार वाले से पूछ रहा, कहाँ देख स्पेस तो तेरा ठीक है। अब मैं देखूंगा मेरा स्पेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसके स्पेस में क्या प्रॉब्लम हो गई। ये लगाते लगाते 40 चक्कर लग जाएगी। अंत में मैं जोड़ूंगा कि 5,000 तो रुपया खर्चा हो गया, दिहाड़ी अलग से 2,500 मेरे को पीएफ मिला। क्यों? क्योंकि 35% टीडीएस कट गया था। ये हाल टाटा बिरला का हाईएस्ट 30% इनकम टैक्स है, मेरा 35% है। मतलब इस मामले में मैं टाटा बिरला से बड़ा हूँ। वही अगर ट्रस्ट में पैसा चला जाता है पीएफ के, ईपीएफ ऑफिस में नहीं होता है, आपका नौकरी का हिसाब हुआ, साथ में आपको पीएफ का पैसा मिल गया।
वही सेम प्रक्रिया है ट्रस्ट का, और ये दोनों में कितना अंतर हो जाता है। मित्रों, आज का परिचर्चा मैंने यही कहा था कि आदमी सरकारी कर्मचारी से कितना दुखी है, सरकार के प्रति कितना उदासीन है, और उसके ऊपर बेवजह यूनियनबाजी सरकारी कर्मचारी के अंदर। आप यूनियन के माध्यम से एंट्री करेंगे, यूनियन के माध्यम से एग्जिट करेंगे, और यूनियन ऑफिस में 10-20 लोग बेमतलब बैठ के ताश खेलते रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे। इसको जितनी जल्दी हो सके हमें बदलना चाहिए। सरकारी उपक्रम का मतलब सरकार का उपक्रम, सरकार का उपक्रम मतलब आपका उपक्रम, आपका उपक्रम मतलब आपका अपना प्रॉपर्टी, आपका अपना पैसा, उसको अपने तरह से अगर लगाएं, इस्तेमाल करिए तो देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये रोज रोज जो बिकने का प्रक्रिया चालू हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की बदनामी हो रही है कि वो बेच रहे हैं, मैं तो चाह रहा हूं कि भारत सरकार को सारे निजी प्रतिष्ठानों को निजी हाथों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में बेच देना चाहिए। क्यों? उसका एक फ़र्क आपको बता देता हूं। मैं दिल्ली में बैठा हूं, जब से आपसे बात कर रहा हूं बिजली एक बार भी नहीं कटी, और देखिए मेरे चेहरे पर कितना फोकस है। यही DTC डेसू का लाइन होता था तो मोमबत्ती की तरह से बल्ब जलता था, वो भी 2-1 घंटे के लिए, और जब कट गई तो कट गई। आज ट्रांसफार्मर जलने का पता हमको बाद में चलता है, बिजली विभाग को पहले चलता है, वो तुरंत ट्रांसफार्मर की गाड़ी लेके खड़ा कर देता है, और रात के 2 बजे हो 11 बजे हो बिजली बंदी है। हालांकि बिजली वाला गुंडाई, उत्पात, अत्याचार और लूट का काम चालू है, लेकिन वो सब लोग कहते हैं कि कम से कम बिजली तो दे रहा है। डेसू में तो बिजली की बिल आती थी, बिजली नहीं आती थी। अब कम से कम बिजली की बिल आ रही है, चाहे वो 2 दाम पा रहा हो, 3 दाम पा रहा हो, अनाप शनाप पा रहा हो, लेकिन साथ में बिजली भी आ रही है। एक ये फर्क जो दिल्ली में लोग हैं वो देख रहे होंगे कि प्राइवेट होने के बाद पैसे से आप लूट रहे हैं, लेकिन सुविधा आपको मिल रहा है। उसी तरह से आप MTNL में जाइए, BSNL में जाइए। अगर आपका BSNL का नंबर है तो BSNL का फुल फॉर्म में भाई साहब नहीं लगेगा, BSNL, B से भाई, S से साहब, N से नहीं, L से लगेगा, भाई साहब नहीं लगेगा। BSNL का फुल फॉर्म, आप फोन मिलाते रहिए, आपका नहीं मिलेगा। आज वही एयरटेल आया, फिर हच आया, वोडा आया, रिलायंस आया, 50 टेलीफोन कंपनी आ गई हैं। सरकारी फोन, मेरे पास MTNL का एक नंबर है, वो आज तक यहां नहीं पकड़ता। कभी पकड़ लिया तो पकड़ लिया, पकड़ते पकड़ते कभी कॉल ड्रॉप हो गया, जबकि MTNL के ही गेटवे से, सरकारी गेटवे से ही प्राइवेट कंपनियां चलती हैं। लेकिन सरकार को उदासीनता देखिए कि अब तक 3G हमको आ रहा है, MTNL को नहीं मिला है, और 5G रिलायंस फाइबर डाल दिया, उसका टेस्ट चालू है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप गुणवत्ता उसके सर्विस में है तो दाम में भी है, और आदमी कहता है कि चलो क्वालिटी अगर बढ़िया है तो थोड़ी दाम बढ़ा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सुविधा का है, सुविधा शुल्क हम दे रहे हैं। सरकार के प्रति उदासीन और सरकारी लोगों की बेवजह दखलंदाजी और नकारेपन सरकारी कर्मचारियों का भारत सरकार के प्रतिष्ठा में 4 चांद के जगह नुकसान पहुंचा रहा है। और इन्हीं सब को देखते हुए नरेंद्र मोदी ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि सरकारी प्रतिष्ठानों को बेच देने में फ़ायदा है। विपक्ष के लोगों के हाथ में कुछ नहीं लग रहा। कोई भी विपक्षी नेता ये नहीं मुद्दा उठा रहा है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठान सफ़ेद हाथी बनती जा रही है, घाटे का सौदा बनता जा रहा है। आज निजी एयरलाइंस रोज़ रोज़ फ़ायदा कमा रहे हैं और सरकारी एयरलाइंस के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नकारापन है, कमीनापन है, और बेमतलब का यूनियनबाजी है। जबकि सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी में वही लोग होते हैं, जहाँ निजी हाथों में चले जाते हैं वही लोग काम करना ठीक से चालू कर देते हैं। जब डेसू प्राइवेट हुआ तो कोई कर्मचारी की छटनी नहीं हुई, लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में आ गया कि अब सरकारी हम नहीं रहे, अब काम करना पड़ेगा। वही लोग काम कर रहे हैं, वही बिजली व्यवस्था, वही बिजली कर्मचारी, वही सब स्टेशन, लेकिन बिजली अब भरपूर आ रही है। अलग बात है कि बिल भी भरपूर आ रहा है, लेकिन पहले सिर्फ बिल आता था, बिजली नहीं आता था। मित्रों, आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। और जो भी सरकारी कर्मचारी मेरे को सुन रहा है वो कम से कम शर्म करें
नहीं तो आप भी बिकेंगे। बिकने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप स्वयं अपने लापरवाही और नालायकियत से अपने आप को बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी का ही दोषी नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।